ट्वेल्थ क्लास। आज हम चौथा लेसन के आगे पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बचा था ये लेसन, आज कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या क्या रह गया है इसमें। चीन की अर्थव्यवस्था, ये हम पढ़ेंगे आज इसमें। देखो, प्रारंभ में चीन इतना विकसित नहीं था जितना आज है। वर्तमान में चीन अमेरिका के समकक्ष खड़ा है, लेकिन प्रारंभ में चीन इतना विकसित नहीं था। 1950 में चीन में माओवादी क्रांति स्टार्ट हुई थी। तो चीन कैसे इस समय वर्तमान में इतना विकसित कैसे हुआ, उसकी अर्थव्यवस्था या उसका उत्थान कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1978 में चीन ने खुले दौर की नीति अपनाई, यानी सभी देशों के साथ व्यापार की नीति। तब से यह फिर विकास करके शक्तिशाली देश बना। चीन ने साम्यवाद अपना रखा था। साम्यवाद मतलब पूंजीवादी दुनिया से दूरी बना रखी थी इसने। ऐसे में इसके पास अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा और कोई चारा ना था। तो सबसे पहले जो चीन ने खेती से पूंजी निकालकर उद्योग में लगाना स्टार्ट किया। विदेशी मुद्रा नहीं थी उस समय, यानी अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं था। चीन आयातित सामान घरेलू स्तर पर बनाने लगा। 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया। तो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया। कब? 1973 में। कौन कौन से 4 क्षेत्र? कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया। तो 1978 में वहाँ के नेता देंग सायोपेग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले दौर की नीति अपनाकर व्यापार के लिए मार्ग खोल दिए। उसके बाद से चीन तेजी से विकास करने लगा। तो अब इसके बाद अन्य देशों से जब उसके साथ व्यापार संबंध बढ़े, तो चीन के पास अब विदेशी मुद्रा की कोई कमी नहीं थी। यह दूसरे देशों में भी निवेश कर रहा था। चीन के आर्थिक विकास को देखते हुए ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि चीन 2040 में अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। जैसे 1982 में खेती का निजीकरण, खेती को निजी हाथों में सौंप दिया गया था। किसानों से लेकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया था खेती का। 1998 में उद्योगों का निजीकरण करना प्रारंभ किया। उसके बाद 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। तो विश्व व्यापार WTO में शामिल होने के बाद WTO के जितने भी सदस्य देश थे, उसके साथ चीन का व्यापार काफ़ी बढ़ गया। चीन का इतना प्रभाव है कि अमेरिका, रूस, जापान, आसियान सभी अपने पुराने विवादों को भुलाकर इससे व्यापार के लिए तैयार हो गए। ठीक है, इसके साथ व्यापार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ अपवाद भी हैं, यानी कुछ नकारात्मक पॉइंट भी है कि इस चीन में जिस तरह से उत्थान हुआ, उसके साथ इसके कुछ विवाद या नुकसान भी हो रहे हैं। जैसे चीन की जो जनसंख्या है अरबों में है, वो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है वहाँ पे। तो 10 करोड़ वहाँ पे बेरोजगार युवा हैं वहाँ पे। इसके अतिरिक्त महिलाओं की काम करने की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, और भ्रष्टाचार है। और चीन ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने उद्योग धंधों को जिस तरह से बढ़ाया है, उस तरह से पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान या ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बढ़ रही है। अब हम पढ़ेंगे भारत चीन के बीच में क्या विवाद चल रहा है शुरू से। देखो, भारत की आज़ादी के समय भारत और चीन के रिश्ते, यानी 1947 के समय की बात है, इतने ख़राब नहीं थे जितने कि 1962 के बाद हो गए थे। 1962 में क्या हुआ था? भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। चूँकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता था, इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन से मधुर रिश्ते रखने में ही भलाई समझी। यही कारण है 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने का भारत ने पुरजोर विरोध भी नहीं किया था। लेकिन जब तिब्बती गुरु थे दलाई लामा को भारत में शरण मिली, ठीक है, भारत ने उन्हें अपनी शरण दी, तो रिश्ते चीन और भारत के बीच में कड़वे होने प्रारंभ हो गए थे। इसके बाद उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बनाने की कोशिश की।
लेकिन वे कामयाब नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दोनों देशों के बीच 1962 का युद्ध हुआ। पंचशील पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को यह समझौता हुआ था। हस्ताक्षर किए गए थे किसके बीच में? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में हुआ था। पंचशील क्या होता है? 5 सिद्धांतों का एक समूह है जिसमें दोनों देशों के बीच में जो समझौते हुए उसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंचशील समझौता और बहुत आता है एग्जाम में। देखो अब हम पढ़ेंगे पंचशील समझौता है क्या। अप्रैल 1954 में भारत ने चीन के साथ पंचशील सिद्धांत पर समझौता कर लिया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, देखो कौन कौन से। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। तो ये पंचशील समझौता है भारत और चीन के बीच में। लेकिन इससे क्या फ़ायदा हुआ? पंचशील संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफ़ी हद तक दूर कर दिया था। इस संधि के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफ़ी बल मिला था। इसी बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए थे। लेकिन पंचशील समझौता चीन ने तोड़ दिया था। कब? 1962 में। चीनी सेना ने लद्दाख और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं वर्तमान में, नेफा बोला जाता था उस समय, मैकमोहन रेखा के पार भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। मैकमोहन रेखा भारत और भूटान के बीच की जो लाइन है उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा, अलग करती है जो, यानी चीन मैकमोहन रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसको नहीं मानता है और भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया था। तो 1962 का एक तरफा युद्ध था ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वास्तव में भारत और चीन के बीच में विवाद हो क्यों रहा है और वर्तमान नवीन घटनाक्रम क्या है। देखो 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम से बिगड़ गए थे। 1962 में चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। और क्यों विवाद चल रहा है? जो तिब्बत के धार्मिक गुरु थे दलाई लामा को शरण देने पर चीन भड़क गया था। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का सदैव ही विरोध करता रहा है, क्योंकि चीन पहले से ही परमाणु परीक्षण कर चुका था। जब 1998 में 98 में भारत ने अपने परमाणु परीक्षण स्टार्ट करना शुरू किया था। परमाणु अप्रसार संधि में चीन, अमेरिका के साथ चीन का भी सहयोग मिला है कि भारत ये संधि क्या कहते हैं, ये परीक्षण पे रोक लगाए। देखो भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा है कहाँ से लगी है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इन दोनों देशों के बीच में कम से कम 3000 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहाँ पे इनको ये नहीं पता कि ये हमारे देश के अंदर है कि इनके देश के अंदर। तो इस वजह से इनके बीच में विवाद चल रहा है। अब इन तीनों को हमने 3 सेक्टर में बांट दिया। देखो पहला कौन सा सेक्टर है? पश्चिमी सेक्टर, जिसमें जम्मू कश्मीर आता है। मिडिल सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है। पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो पश्चिमी सेंटर जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख का इलाका है, उधर अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, ठीक है। भारत कहता है कि ये हिस्सा हमारा है। अक्साई चीन इस इलाके को कहा जाता है, भारत कहता है कि ये हिस्सा हमारा है, लेकिन इस पे चीन ने अपना नियंत्रण कर लिया था। कब? 1962 के युद्ध के बाद। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन के इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। पूरी तरह से पश्चिम में स्थित अक्साई चीन पर भारत दावा करता है। उसका कहना है कि यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है, ये भारत कहता है। लेकिन चीन क्या कहता है? इसके अतिरिक्त क्या हुआ था? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान को ख़त्म करने का फैसला किया था भारत सरकार ने, जिसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख।
तो चीन ने भारत सरकार के इस फैसले का विरोध किया, विशेष तौर पर लद्दाख क्षेत्र को जम्मू कश्मीर से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का। लद्दाख इलाके में अक्साई चीन रोड बनाकर चीन ने विवाद का एक और मसला खड़ा किया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर चीन की निगाहें हमेशा से रही हैं। देखो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने तवांग पर भी अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है इस पर पूरा कब्जा कर लिया था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, इसलिए चीन युद्ध जीतकर भी तवांग से पीछे हट गया। तवांग भूटान का इलाका है जहाँ पे धार्मिक गुरु दलाई लामा और कई सारे वहाँ पे बुद्ध के धर्म से क्षेत्र बने हुए हैं, बौद्धिक धार्मिक स्थान बने हुए हैं तवांग में। इसके बाद भारत और चीन के बीच में विवाद हुआ था अभी 2017 में, डोकलाम विवाद भारत और चीन के मध्य हुआ। भारत ने पठारी क्षेत्र, डोकलाम एक पठारी क्षेत्र है जहाँ पे चीन की सड़क बनाने का विरोध किया था। ठीक है, भूटान और चीन और भारत ये सब डोकलाम पे कब्जा करना चाहते हैं। डोकलाम वैसे तो भारत का इलाका है, लेकिन चीन और भूटान दोनों ही इनके बीच में आ पड़ता है डोकलाम। तो डोकलाम ये वर्तमान में कहाँ है, सिक्किम के पास पड़ता है। तो भारत का ऐसा मानना था कि अगर डोकलाम में चीन सड़क बना लेता है तो वो कभी भी भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों पर अपना कब्जा कर सकता है, इसलिए भारत ने डोकलाम में चीन की सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया और 70-80 दिन तक ये विवाद चलता रहा और फिर बातचीत से इस मसले को सुलझाया गया। और लेकिन अभी इस साल से ही वर्तमान में भी भारत और चीन के बीच में अप्रैल मई से ही तनाव बना हुआ है। चीन के सैनिक पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी है से लेकर फिंगर एरिया और पेकोंग झील इलाके में कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं। अभी 15-16 जून को ही लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी पर एक हिंसक झड़प हुई जिसमें एक कर्नल सहित भारतीय 20 सैनिकों की मौत हो गई थी। तो हम पढ़ेंगे भारत और चीन के संबंधों में सुधार होने तक कैसी स्थिति रही, कैसे कैसे सुधार किए गए। सबसे पहले देखो 1962 के युद्ध के बाद लंबे समय तक दोनों के बीच में किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रहे, दोनों के बीच में संबंध समाप्ति रहे। भारत और चीन के बीच में 1976 से संबंध फिर से पहले जैसे होने लगे। 1970 के दशक में चीन ने राजनीतिक नेतृत्व बदला और भारत और चीन के संबंधों में सुधार के लिए प्रयास किए गए। 1981 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए वार्ताएं आपस में बातचीत शुरू की गई। तो सबसे पहले 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया और भारत और चीन के संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया। 1999 से लेकर व्यापार 30% सालाना बढ़ रहा है। जनवरी 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन पहुंचे। दोनों देशों के बीच व्यापार ने $50 बिलियन का आंकड़ा पार किया। 2014 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी 5 दिन के लिए चीनी दौरे पर गए थे। सितंबर 2014 में चीनी राष्ट्रपति जी सिनपिंग भारत आए। नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर अहमदाबाद में उनका स्वागत किया। चीन ने 5 साल के भीतर भारत में $20 बिलियन से ज़्यादा के निवेश का वादा किया। इसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला चीनी दौरा हुआ। चीनी राष्ट्रपति जी सिनपिंग और मोदी की मुलाकात गोवा में ब्रिक्स देशों की बैठक में हुई थी। इसके बाद 2018-19 में ही पिछले साल महाबलीपुरम में चीनी राष्ट्रपति और मोदी जी ने मुलाकात की और काफ़ी वार्ताएं करके अपने संबंधों को सुधारने के प्रयास किए गए। लेकिन वर्तमान में क्या विवाद चल रहा है? गलवान घाटी विभाजित क्षेत्र अक्साई चीन में। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में भारत चीन सीमा के नज़दीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। देखो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और प्रतियोगिता भावना हमेशा से रही है, लेकिन बढ़ती आर्थिक निर्भरताओं के कारण ये भावना दबती नज़र आ रही थी। लेकिन
गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ने 200 देशों के बीच फिर से वही करवाहट पैदा कर दी है। इधर भारत में चीनी विरोध लहर चल पड़ी और चीनी सामान के बहिष्कार की मांग हो रही है। ऐसे में भारत और चीन के रिश्ते जल्दी ही फिर से पटरी पर आते मुश्किल लग रहे हैं। अभी क्या हुआ है, कुछ ही महीने पहले भारत सरकार ने टिकटॉक, हेलो कैम, स्कैनर, पबजी सहित कम से कम 224 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। और कोरोना के कारण चीन की विश्व में काफ़ी किरकिरी हो चुकी है। देश के 194 देशों में ये फैल चुका है और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये मांग की है कि ये जांच की जाए कि ये कोरोना महामारी फैली कहाँ से। इसमें भी चीन के ऊपर विवाद रहा है।